कंपनी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। कंपनी कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको मैंने जो बातें बताई थी उसमें थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टॉपिक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की लीगल फॉर्म्स की कुछ टाइप्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था इनकॉर्पोरेशंस और इनकॉर्पोरेशन के साथ इनकॉर्पोरेशंस हो गया। उसके बाद था लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स पढ़ाया था। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सोल्ट 3 आपको डेफिनेशन बताई थी। सोल ट्रेडरशिप जो 1 मैन आर्मी होता है, उसके बाद पार्टनरशिप जो कि 2 और मोर पर्सन से मिलकर बनती है, जो लिमिटेड कंपनी होती है ये भी मोर देन 2 एंड मोर पर्सन से मिलकर बनती है, लेकिन लिमिटेड में भी प्राइवेट और पब्लिक का कंसेप्ट आ जाता है। उसके बारे में आपको नो हाउ बताई थी। उसके बाद मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया था कि कंपनी आखिर कौन कौन सी होती हैं और उनका आपस में क्राइटेरिया क्या होता है। बाकी तो कंपनी लिमिटेड और अनलिमिटेड में जितने भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ऐड हो जाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कंपनी बन जाती है। लेकिन वन वन मैं जैसे कि यहाँ पर जो कंपनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है कि नॉर्मली जो है वो ग्रेटर देन 1 शेयर होल्डर ही होते हैं। 1 शेयर होल्डर में तो फिर वो कंपनी ना हुई। तो कंपनी एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स पर डिपेंड करती है और 1992 एक्ट को फॉलो करती है। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ से हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। लास्ट मैंने आपको रिव्यू दिया जितना मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका था, क्योंकि ये आपका कंटेंट कंटिन्यू है। तो कंपनी कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे पहला पॉइंट था शेयर कैपिटल। कॉन्स्टिट्यूशन एक लफ्ज़ आइन से लिखा, जिसे हम मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क का कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हमारी कंट्री के हर एक कंट्री की कुछ ना कुछ आइन्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। लेकिन अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए, कंपनी एक स्टेट संभलें तो उसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जब कंपनी बनाई जाती है तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, ये बेसिकली इसमें पॉइंट हम डिटेल फॉर्म में लिख पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल, जब शेयर कैपिटल की डिटेल्स होती हैं, जब शेयर होल्डर्स जितने भी शेयर्स बड़े बड़े शेयर्स होल्डर होती हैं जो कि कंपनी के साथ शाना शाना मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो एज ए वो इस तरह बिहेव करते हैं या इस तरह काम करते हैं कि वो कंपनी के जैसे उनकी खुद की कंपनी है। और जब क्योंकि राइट्स पर डिपेंड करता है ना, जब आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स को शेयर्स प्रोवाइड करते हो, वो या तो हो सकता है कि वो कंपनी खुद ही अपने शेयर्स, कंपनी का मालिक वाले सारे खुद ही अपनी ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हों, अपने जो 3-4 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स ही मिलकर एक कंपनी बना लें और आपस में शेयर होल्डर्स के मुताबिक जो परसेंटेज होती है ना, वही एक किस्म का इसमें अगर समझा जाए कि वो डिवाइड कर लेते हैं और शेयर होल्डर जितने जितने जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक अपनी कंपनी में उस बिजनेस में अपने शेयर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आपकी कंपनी स्टार्ट होती है तो उस पर हमने ये कहा था कि जब हमारी कंपनी स्टार्ट होती है तो उस पर डिफाइन किया जाता है, ये हर कंपनी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि वो पर शेयर कितने रुपीस का मार्केट में लेकर आएंगे जो कि लोग इसको इजीली बाय कर सके। एक वो होता है। तीसरा ये है कि अगर शेयर कैपिटल की डिटेल फॉर्म में अगर किसी किस्म की उस कंपनी में कर्जा एसेट से बढ़ जाए, डेप्थ जो है एसेट से बढ़ जाए, तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर शेयर होल्डर अपना शेयर लूज करते हैं। तो लूज करते हैं तो हो सकता है कि अगर वो शेयर्स जो है, कर्जा जो है, डेप्थ जो है वो मोर देन 2 और 3 मंथ से हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जिसमें लॉस की वजह से उसका जो जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया था वो भी सारा लॉस में चला जाए हर एक शेयर होल्डर का, तो डेफिनेटली वो इससे पहले पहले ही मूव कर जाएंगे, उससे पहले पहले ही मूव कर जाएंगे, क्योंकि लॉस किसी को बर्दाश्त नहीं होता। हर कोई प्रॉफिट में जाने की कोशिश करता है। तो उस सिलसिले कार में ये कंपनी का शेयर कैपिटल जो आपके पास सामने आपको शेयर है कि अगर कर्जे अगर ज़्यादा होते तो शेयर होल्डर डेफिनेटली अपने शेयर्स को लूज कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशंस वो किस पर बेस करती है। वो 3 कॉन्सेप्ट पर बेस करती है। एक है नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। अब मेमोरेंडम इनको हम डिटेल फॉर्म में अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी इसका टास्क होता है, उसका टास्क ये होता है कि ये जो एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं ना, सारे जितने भी हैं, ये उसको कंट्रोल करते हैं। इसका अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई पर्सन फॉल करता है, ये कोई कंपनी का कुछ शेयर्स होल्डर्स फॉल करते हैं, तो वो आपके एक्सटर्नल रिलेशन को कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, वो आपके इंटरनल के जितने भी रिलेशंस हैं उनको कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं। जितने भी आर्टिकल एसोसिएशन कंपनी इंस्टीट्यूशन में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, वो आपके इंटरनल जो अफेयर्स हैं, रिलेशंस हैं, उसको कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं। लास्ट वन जो है शेयर होल्डर्स के दरमियान एग्रीमेंट। शेयर होल्डर जब भी किसी कंपनी में आता है तो उसको रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक कुछ उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। वो एग्रीमेंट साइंस उनके रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होते हैं। एक तो उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, कुछ शेयर होल्डर के भी कुछ राइट्स होते हैं, उसको भी फुलफिल करना कंपनी का बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो सारा एक एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट में जो जो पॉइंट्स क्लियर किए जाते हैं वो सारा इसमें डिफाइन होता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट में। आइए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पॉइंट्स में लिखा है, आप इसको डिटेल फॉर्म में आपको जिस तरह इजीएबल लगे उसकी डिटेल फॉर्म में लिखिएगा। जस्ट ऐसे ना लिख दिएगा जैसे आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। इसको डिटेल फॉर्म में जितना आप इसको लिख सकते हैं आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी जो नॉलेज भी इससे बढ़ेगी, और दूसरी बात यह है कि आप अपना पेपर वर्क में भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के जो क्राइटेरिया उसको भी फिल कर पाएंगे। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कंपनी का कोई नाम होना चाहिए। कंपनी के नाम के बगैर तो कंपनी बन ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात कि वो कंपनी उस कंट्री जहां पर ओपन हो वहां से रजिस्टर्ड हो, लीगल हो। इलीगली तो वैसे ही कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशंस के आइन तभी बनता है जब हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, रूल्स के मुताबिक काम करते हैं, मॉरल्स के मुताबिक काम करते हैं, और एथिकली, जिसमें मॉरल्स और लॉ दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम इस सिलसिले में अगर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उस कंट्री के भी रूल्स और रेगुलेशन को मानना चाहिए। उसमें क्या है कि हमें अपनी, एक तो ये है कि कंपनी का नाम होना चाहिए, मस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, और दूसरा बात ये है कंपनी उस कंट्री में रजिस्टर्ड भी हो। तीसरा जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अंडर दी फॉल ऑफ एक्ट, कंपनी एक्ट जो 1992 के मुताबिक फॉल करती हो, जिसमें जनरल कमर्शियल कंपनी जितनी भी इजाज़त देती हो 1992 के मुताबिक कंपनी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक काम करना है, या आपको 1992 एक्ट, कंपनी एक्ट के मुताबिक एक पूरा लॉ, पूरा फार्म बना हुआ है जिसके बेस पर आप कंपनी अगर खोलना चाहते हैं तो आप इनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई कॉलोनी होती है, कॉलोनी में तो कोई ये एक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आपने फलां इतने एरिया में आपने ये पार्ट्स रख रहे हैं अपने आपने जो अपने हाउस के, उसमें आपने डबल स्टोरी से ज़्यादा नहीं जाना। कुछ रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक जिस तरह उनकी आती हैं कि वो खूबसूरती जिस तरह वो अपने कॉलोनी के मेंटेन रखते हैं, इसी तरह कंपनी ने भी एक एक्ट 1992 के एक्ट के मुताबिक ही कुछ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया हुआ है, जिसको जिसको हर कोई कंपनी शुरू करने से पहले इन प्रोसेस को देखता है, पढ़ता है और इसके मुताबिक ही काम करता है। ये कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें आपको बताया था कि ये एक्सटर्नल रिलेशंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, उससे नेक्स्ट आपका ये है कि आपके जो लाइबिलिटी जो क्लॉज आती हैं, जितनी किसी भी किस्म की जो शक की बिना पर लाइबिलिटीज आपके कंपनी में आई हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होनी चाहिए। ये जो आपको मैंने ब्रेसिस में आंसर लिखे हुए, ब्रेसिस में लिखे हुए, ये जस्ट इन पॉइंट्स का डिटेल फॉर्म है। बाकी मैं आपको आपको वर्बली तो बता ही रहा हूँ, ये आपने सब डिटेल में लिखने हर एक पॉइंट के, फिर ही जाके आपका एक टॉपिक की डिटेल फॉर्म बनेगी। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है अथोराइज शेयर्स वैल्यू। आपके पास आप जो शेयर्स वैल्यू को अथोराइज करते हैं शेयर होल्डर्स के दरमियान, उसमें जब डिफाइन किए जाते हैं, जब शेयर्स किए जाते हैं ना, तो नंबरिंग लगाना बहुत ज़रूरी है।
कि फ़लाँ बंदे को कितने के हिसाब से शेयर्स दिया, फ़लाँ नंबर को किसने दिया। तो वो जैसे आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने में आप अगर नेम्स लिखते हैं तो वन बाय वन जो आता रहता है उसका उस हिसाब से उसका नंबर साइन होता रहता है। इसी तरह शेयर, जैसे शेयर होल्डर शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उस मुताबिक उसकी डिटेल फॉर्म लिख दी जाती है। कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशंस में मेमोरेंडम एसोसिएशन की जो पॉइंट्स है वो मैंने क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पर जाते हैं, जो है कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पॉइंट, वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या पॉइंट है, उसमें ये पॉइंट है कि आपने जो शेयर कैपिटल, ये इसमें मैं बता चुका हूँ कि ये कंट्रोल कौन से करता है, इंटरनल रिलेशंस को कंट्रोल करता है। जितने भी आपकी कंपनी के इंटरनल रिलेशंस हैं उनको कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल्स एसोसिएशन की। जो भी पर्सन इसमें फॉलो करता है वो इन रूल्स को फॉलो करेगा। नंबर वन रूल्स के आपके जो शेयर कैपिटल्स है उसके रूल्स और लॉ रेगुलेशंस को फॉलो करें। शेयर कैपिटल के जितनी भी डिटेल है वो, जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में शेयर कैपिटल की डिटेल वो इसमें भी फॉलो करती है। उसकी डिटेल जो थी भी वही है, वो यहीं पर भी फॉलो करती है। सेकंड पॉइंट पर है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो आपने अपनी कंपनी के जो ट्रांसफर शेयर्स करने वो भी आर्टिकल एसोसिएशन की ही जिम्मेदारी होती है कि शेयर्स, अपने शेयर कैपिटल की जो रूल्स हैं उसको डिफाइन करना, और शेयर जितने भी हैं उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, यानी कि किस किस मामले में किस किस शेयर होल्डर को दिया जाना है, वो भी आर्टिकल सारा इसमें इंटरनल रिलेशन इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो इंटरनल रिलेशन में तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपने अपनी कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग हायर करनी हो या मीटिंग अरेंज करनी हो तो वो भी आर्टिकल एसोसिएशन में ही आता है। तो इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में है कि अगर डायरेक्टर्स जो कि ओनर होते हैं, बात करती है कंपनी के ओनर्स ही डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है गवर्निंग उसको मैनेज करना, उसको अरेंज करना, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती है वो कंपनी के, समझ लें कि ओनरशिप के तौर पर होती है। ओनर ही समझ लें कि ओनर ही होते हैं। डायरेक्टर की जो जिम्मेदारियां, जाहिर सी बात है उनके जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कंपनी को उनको देखना होता है, तो उस मुताबिक तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होंगी। तो उसके मुताबिक जो आर्टिकल एसोसिएशन का जो पार्ट है उसमें डायरेक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट करवा के मीटिंग हायर करना कुछ मसाकत हो जाता होता है कि डायरेक्टर खुद भी कह देता होता है कि मेरी कोई मीटिंग अरेंज कराएं। तो अपना टाइम सेट कर देते हैं कि इस टाइम में फ्री हूँ, इस टाइम में आप कोई भी टाइम रख के मेरी मीटिंग मुझे बता दीजिएगा और मीटिंग असाइन करके मुझे जो भी अपॉइंटमेंट होगी सब उस पर फॉलो करें। बेसिकली बताना होता है डायरेक्टर ने। डायरेक्टर की यहाँ पर उसकी जो पोस्ट है उस पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के पास का ऐसा हो जाता है कि किसी एक में से पॉइंट उठ जाता है। जैसे हम स्टूडेंट में से ही एक पॉइंट उठा लेते हैं कि इस वक्त नहीं, इस वक्त मेरा ये मसला है, मैं बाद में या किसी और तरीके से मैं ले लूँगा। तो वो केस में डायरेक्टर उसको माने या ना माने वो उस पर होता है, बेस होता है। लेकिन अपॉइंटमेंट सिर्फ डायरेक्टर की विल पर ही होती है, क्योंकि उसकी जो पावर ऑफ डायरेक्टर्स है वो उसको आर्टिकल एसोसिएशन का जो पर्सन है वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है, और हम खुद भी जानते हैं कि ओनरशिप की जो है उसके बिजी शेड्यूल में से टाइम किस तरह वो मैनेज करता है, उस मुताबिक हम किस तरह उसको डील करेंगे। उसकी पावर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो नेक्स्ट लास्ट पर पॉइंट है आर्टिकल्स एसोसिएशन का, वो है डिविडेंड्स और रिजर्व्स। आपके कम आर्टिकल एसोसिएशन में जितने भी आपके रिजर्व्स पड़े हैं, जितने भी आपके उस कंपनी, क्योंकि कंपनी जो भी शुरू की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, उसके रिजर्व्स और उसके डिविडेंड मस्ट इन्वॉल्व होते हैं। वो इसके मुनाफा और ज़खायर को साथ साथ मैनेज करते रहते हैं, डिविडेंड और रिजर्व्स को। ये आर्टिकल एसोसिएशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके डिविडेंड और रिजर्व को साथ साथ मैनेज करे। लास्ट वन जो हमारे पास कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट है वो है शेयर होल्डर एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया, शेयर होल्डर एग्रीमेंट में शेयर होल्डर्स के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन कर लिए जाते हैं रूल्स और रेगुलेशन, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक। और कुछ शेयर होल्डर्स के भी कुछ अपने रूल्स और अपने कुछ
टास्क के मुताबिक या अपनी कुछ रिस्पेक्ट के मुताबिक कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसको भी कंपनी अपने रूल्स और रेगुलेशन के साथ फॉलो करेगी, और हो सकता है कि वो रूल्स और रेगुलेशन में फॉलो ना करती हो तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है कंपनी। तो इसमें कंपनी शेयर होल्डर एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने मौजूद होते हैं कंपनी, क्योंकि बहुत बड़े शेयर होल्डर्स भी होते हैं कंपनी के, बहुत छोटे शेयर होल्डर भी होते हैं। लेकिन बेस ये करना कि जो छोटे छोटे माइनस से शेयर होल्डर हैं, जो 5% पर होते हैं, 10% पर होते हैं, 15% पर होते हैं, उनका इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए। कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है कि जो छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं उनकी जो प्रोटेक्शंस को प्रोवाइड करना, उसकी इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व रखना, क्योंकि बड़े शेयर होल्डर जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो उसकी बिना पर छोटों वाले जो शेयर होल्डर हैं वो पिस ना जाए। मकसद ये होता है। तो शेयर होल्डर के दरमियान ही सब किस्म का एग्रीमेंट किया जाता है। इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत फॉल करती है। उसमें ऐसे है कि आर्टिकल एसोसिएशन में जैसे कि आपको मैं बताया कि इसमें मीटिंग का अरेंज करना, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का अरेंज करना, तो यहाँ पर भी शेयर होल्डर की एग्रीमेंट में अगर मीटिंग अरेंज करना की ज़रूरत पड़ गई है या मीटिंग अरेंज में टाइम तब्दीली की ज़रूरत पड़ गई, तो उसमें ये पॉइंट होता है कि हमने इसको कंटिन्यू कैसे करना है। कि मीटिंग रखी थी फ़लाँ 10 बजे, तो अगर उसको चेंज करना पड़ जाए मीटिंग को, तो उसमें मेजॉरिटी हमें चाहिए सबसे 75%, हर एक जो शेयर होल्डर है उसकी मेजॉरिटी अगर है तो हम चेंज कर पाते हैं। अदरवाइज़ उसको हमारे पास क्योंकि सबकी कंसेंसस से ही काम किया जाता है। तो उसके मुताबिक आपको यही मैं सजेस्ट करूँगा, शेयर होल्डर एग्रीमेंट में भी यही आर्टिकल सोचिए, क्योंकि इंटरनल रिलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है कि अगर जो कोई जनरल मीटिंग अगर किसी की हमने रखी है, तो उस सेंस में अगर जनरल मीटिंग किसी की रखी है तो उस सेंस में हमारे हमारे पास सब शेयर होल्डर की मेजोरिटी कितनी चाहिए होगी। उसके बाद ये है कि शेयर होल्डर एग्रीमेंट में जो है उनके एग्रीमेंट शेयर होल्डर के दरमियान सब हाँ, अगर जनरल मीटिंग में अगर तब्दीलियाँ चाहते हो तो सबके सिग्नेचर होने चाहिए। शेयर होल्डर के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, एक वो केस जो एग्रीमेंट रूल और रेगुलेशन के मुताबिक, एक ये केस कि अगर जनरल मीटिंग भी चेंज करना चाहते हैं तो तभी भी साइन सिग्नेचर की जरूरत होती है। और अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जाहिर सी बात आजकल जो है स्टैम्प पेपर बहुत इन्वॉल्व हो गया है अपनी किसी भी कंपनी कंट्री में, तो वो ये सारे जो है हमारे हम इसमें वोटिंग के जरिए भी डन कर सकते हैं, हम इसे सिग्नेचर के जरिए भी डन कर सकते हैं। ये था कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ 3 पॉइंट्स थे जो कि हमने स्टडी आउट कर लिए।